नमस्कार साथियों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो राष्ट्रीय गौरव और एनवायरनमेंट का जो पेपर आपका 20 जून को हुआ था, तो उसकी आंसर की मिलाएंगे आज। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैंने 50 क्वेश्चन आपके कर दिए हैं, और आज की वीडियो में जो अगले 50 क्वेश्चन हैं उसका आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जो प्रश्न नंबर 51 है वहाँ से हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 51 है, तो वो क्या कह रहा है, सुनिए कि निम्नलिखित किस प्रदूषक स्रोत से वायु प्रदूषण निकलता है। तो एयर पॉल्यूशन अराइज फ्रॉम द पोल्यूटेंट सोर्स लाइक। तो पहला जो ऑप्शन है इसका इंडस्ट्री, सेकंड है ऑटोमोबाइल्स, थर्मल पावर स्टेशन, या डी ऑल। तो किस प्रदूषक स्रोत से वायु प्रदूषण निकलता है, यानी कहने का मतलब ये है कि वायु प्रदूषण जो निकलता है तो वो कहाँ से निकलता है। तो उद्योग धंधे, स्वचालित वाहन, तापीय बिजली उद्योग, या ये सभी। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योग धंधों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से अजैव निकरणीय प्रदूषक है। तो नॉन डिजायरेबल पॉल्यूटेंट इंक्लूड्स ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लेड, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो अजैव निकरणीय प्रदूषक है तो मरकरी, एल्यूमिनियम, लेड, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यानी इसके अंदर सारे के सारे, यानी मरकरी भी होगा, एल्यूमिनियम भी होगा और लेड भी होगा। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, वातावरण किस स्तर में मौसम संबंधी घटना जैसे बादलों का बनना, बिजली का चमकना पूर्ण होता है। यानी यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि वातावरण की वो कौन सी घटना है जिसके अंदर मौसम के बारे में, जो बादल बन रहे हैं तो बादलों के बारे में, बिजली जो चमक रही है तो बिजली का चमकना, ये सारी जो घटनाएं हैं वो किस मंडल में होती हैं। तो ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मीसोस्फीयर, या ऑप्शन डी थर्मोस्फीयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्षोभ मंडल के अंदर ये सारी जो घटनाएं हैं, ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है 54, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यानी कि 3 इसमें से ग्रीन हाउस गैस हैं और एक इसके अंदर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो ऑप्शन सुन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो 4 यहाँ पे गैस दे रखी हैं, तो 3 इसके अंदर ग्रीन हाउस है और एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। CH4 मीथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। और N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। तो कुल मिला के ये जो नाइट्रोजन गैस बचती है ये हमारी क्या होती है, तो ये जो है हमारी ग्रीन हाउस गैस होती है। चलिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 54 है इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में कौन सी गैस एक वायु प्रदूषक नहीं है। यहाँ भी वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषक नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट। तो ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी ओजोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा
तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ट्रोपोस्फियरिक ओजोन बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है? क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रोपोस्फियर ओजोन फॉर्मेशन? ऑप्शन ए N2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी N2 या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि जो N2O है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर अवश्य करें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, द एमिएशन स्टैंडर्ड यूरो थर्ड वॉज इन्फोर्स्ड इन यूरोप इन द ईयर। किस वर्ष यूरोप में यूरो थर्ड मानक लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2020 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2000 के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। कब एक शोर ध्वनि प्रदूषक होता है? जब वह यानी कि द साउंड बिकेम्स नॉइस व्हेन इट इज अनवांटेड, लाउड या बोथ ए एंड बी दोनों या नन। तो क्वेश्चन पहले समझिए आप लोग क्या कह रहा है कि कब एक शोर, जो शोर शराबा होता है, तो जो शोर हम सुनते हैं तो वह ध्वनि प्रदूषण कब होता है? तो ध्वनि प्रदूषण हमें कब लगता है कि जब वह जोर से हो या ऊंचे स्तर का हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो 58 है उसका आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59। SPL स्टैंड फॉर, यानी SPL का जो पूर्ण रूप है या SPL की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? साउंड प्रेशर लेवल, साउंड पावर लेवल, साउंड पावर लिमिट या साउंड पैथ लाइन। तो जो क्वेश्चन नंबर 58 है इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी साउंड प्रेशर लेवल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है पर्यावरण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी। द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड एट, यानी पर्यावरण के ऊपर जो पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए स्टॉकहोम, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली या ऑप्शन डी जोहानिसबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टॉकहोम के अंदर पर्यावरण की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेट ऑन। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये प्रश्न आता है। तो ऑप्शन देखिए 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई या ऑल। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो आपका मनाया जाता है 5 जून को। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 जून। और आपका जो ये राष्ट्रीय गौरव का जो पेपर होना है ये होना है 4 जून को। तो इसके एक दिन बाद यानी 4 जून के बाद अगले ही दिन क्या होगा? ये जो है आपका पेपर होगा। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यक्ति के लिए वन मैन
एनविरॉन लीगल ब्रिगेड शब्द प्रयोग होता है किस व्यक्ति के लिए? वन वैन एनविरॉन लीगल ब्रिगेड शब्द प्रयोग होता है तो ऑप्शंस के सी मेहता, एम सी मेहता, मेधा पाटकर या कुलदीप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एम सी मेहता के लिए ये जो शब्द है वन वैन एवरीनॉन लीगल ब्रिगेड, इस शब्द का प्रयोग होता है। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 क्या कह रहा है? वर्षण क्वेश्चन नंबर 63 कहाँ गया? पेज नंबर 20। चलो देखिए 63 तो 63 को पढ़ते हैं। वर्षण या वनों का निम्न कार्य होता है। तो जो वन होते हैं जंगल, तो इनका कार्य क्या होता है? उत्पादन कार्य, संरक्षण कार्य, नियंत्रण या नियामक कार्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वन जो होते हैं, तो वनों का जो कार्य होता है वो होता है संरक्षण कार्य। तो वन का जो क्या कार्य रहता है? संरक्षण कार्य, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोटिक जल स्रोत का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ लोटिक वाटर बॉडी इज ऑप्शन ए रिवर, ऑप्शन बी लेक, ऑप्शन सी पॉन्ड या ऑप्शन डी ऑल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो लोटिक जल स्रोत का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो लोटिक जल स्रोत का जो उदाहरण होगा वो होगा हमारा नदी। तो क्वेश्चन नंबर 64, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विश्व जल समस्या के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो जल समस्या के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो कौन है? तो ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी बांध, ऑप्शन सी जनसंख्या का बढ़ना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व जल समस्या के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो है जनसंख्या का बढ़ना, यानी जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी और उतनी ही ज़्यादा हमें समस्याएं होंगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 65 है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉल्यूशन ग्रोथ, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग की कमी के कारण पेलाग्रा जो रोग है वो रोग होता है? निम्नलिखित में से किस रोग के कारण पेलाग्रा रोग होता है? तो ऑप्शन ए मिनरल्स, ऑप्शन बी अमीनो एसिड, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो रोग है तो पेलाग्रा रोग ये तुम्हारा विटामिन्स की कमी के कारण होता है। तो 64 राइट आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 67। तो 67 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होने का कारण है। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की जो बीमारी है उसका कारण पूछा गया है। तो पहला है फॉस्फेट प्रदूषण, नाइट्रेट प्रदूषण, क्लोराइड प्रदूषण या सल्फेट प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो नाइट्रेट प्रदूषण के कारण ये जो बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। तो अगला जो क्वेश्चन है, ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है। अ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का जो स्वच्छ सोच है यानी साफ जो स्रोत है ऊर्जा का वो क्या है? ऑप्शन ए क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल,
कोयला, जल शक्ति ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊर्जा का जो स्वच्छ स्रोत है वो होता है जल शक्ति ऊर्जा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो जो बायोगैस होती है उसका जो मुख्य अवयव है वो क्या है? प्रोपेन, ईथेन, ब्यूटेन या मीथेन। तो जो बायोगैस है इसका जो मुख्य अवयव है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट आंसर मीथेन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70। तो जो क्वेश्चन है अगला आपका 70 कहाँ गया? ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र स्थित है। तो सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री इज लोकेटेड एट कटक, कैलकाटा, कोयम्बटूर या आगरा। तो ये जो आपका सलीम अली पक्षी विज्ञान जो इतिहास केंद्र है तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? कोयम्बटूर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, शोर स्तर को मुख्यतः मापने के लिए, यानी कि जो शोर हो रहा है तो उसको मापने के लिए हस्त संचालित यानी कि हाथ से चलने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन ऑडियोमीटर, सेकंड ऑटोमीटर, थर्ड बैरोमीटर या डी साउंड लेवल मीटर। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 71 है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिसे हम कहेंगे साउंड लेवल मीटर। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर रहेगा। 72, निम्न में से इंफ्रासाउंड किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इंफ्रासाउंड जो सिस्टम है तो इंफ्रासाउंड इज़ यूज्ड इन मॉनिटरिंग, यानी किसकी निगरानी के द्वारा हम इंफ्रासाउंड का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए अर्थक्वेक्स, ऑप्शन बी वोल्केनोस, ऑप्शन सी पेट्रोलियम फॉर्मेशन या डी ऑल। तो ये जो क्वेश्चन है इंफ्रासाउंड का उपयोग हम करते हैं तो देखिए भूकंप में भी करते हैं, ज्वालामुखियों के लिए भी करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के लिए भी करते हैं। तो कुल मिला के तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब अगला जो क्वेश्चन है 73। चलिए तो 73 क्वेश्चन चलो, प्रदूषित धुआं की पॉकेट क्या कहलाती है? चिमनी, स्मोक फ्लूम, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 73 है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो स्मोक फ्लूम हम इसको कहते हैं। तो प्रदूषित धुआं की जो पॉकेट है तो इसको हम क्या कहेंगे? स्मोक फ्लूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74। तो जो हमारा 74 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि स्मॉग वायु प्रदूषण का एक प्रकार है जो कि, यानी कि जो स्मॉग जो होता है स्मॉग, तो स्मॉग क्या है? एक वायु प्रदूषण का एक प्रकार है। तो ये किनके द्वारा मिलकर बना हुआ होता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए धुएं तथा द्रव का मिश्रण होता है, ये धुएं और धूल का मिश्रण होता है ये, या धुएं और कोहरे का वायु में मिश्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 74 इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्या होता है? धुएं का और जो द्रव है यानी पानी, और पानी के अंदर जो धूल मिट्टी जो कण उड़ रही होती हैं उनका भी एक ये कण होता है, तो इसको हम स्मॉग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए धुएं और द्रव का मिश्रण
होता है। चलिए 75, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी आप सभी ने सुनी होगी, तो उसी नदी का विवाद, यानी कि दो ऐसे प्रदेश हैं जो उनके बीच में ये लड़ाई चल रही है। तो कौन कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब और हरियाणा, बी पंजाब और दिल्ली, सी कर्नाटक और तमिलनाडु, या डी कर्नाटक और एमपी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और तमिलनाडु। यानी कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर ये जो कावेरी जल विवाद है ये चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो 76, पहली बार ओजोन छिद्र कहाँ पर पहचाना गया? तो जो ओजोन आपने सुना होगा, ओजोन को हम कहते हैं O3, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो पहली बार जो ओजोन छिद्र जो पहचाना गया तो वो कहाँ पे पहचाना गया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ, या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका के अंदर। तो सबसे पहले जो ओजोन छिद्र है ये सबसे पहले पहचाना गया था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हेडक्वार्टर ऑफ सीपीसीबी, सीपीसीबी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिल्ली के अंदर। तो सीपीसीबी का क्या है? मुख्यालय है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 कहाँ गया? 78 ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति संबंधित है। तो अगला जो क्वेश्चन 78 है वो क्या कह रहा है कि भारत में जो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, सफ़ेद अंडा उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, या इन सभी से? तो जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी मिल्क प्रोडक्शन से क्या है? रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन 79, भारतीय गांवों में सामान्यतः ऊर्जा का स्रोत है तो वायु, कोयला, सूर्य, या लकड़ी और पशुओं का गोबर। तो गांव में और ज़्यादातर भारतीय इंडियन विलेज में कॉमन एनर्जी सोर्स इन इंडियन विलेज इज वाइंड, कोल, सन, या वुड एंड एनिमल डंग। तो यहाँ तो ये इसका जो राइट आंसर है वो सभी को पता होगा कि लकड़ी और पशुओं का जो गोबर है ये हमारे यहाँ सामान्यतः ऊर्जा के अंदर उपयोग में लाया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 79 इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा किस वर्ष हुई थी? कौन सा? चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा किस वर्ष हुई थी? तो चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर ऑकर्ड इन द ईयर 1976, 1986, 1996, या 2016। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 के अंदर ये जो न्यूक्लियर आपदा हुई थी। तो 1986 ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, ठोस अपशिष्ट का उदाहरण है। ऑप्शन ए बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, उपयोग एवं फेंको पद्धति, या ऑप्शन नंबर डी। तो ठोस अपशिष्ट का जो कारण है तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी इसका कारण है, शहरीकरण भी इसका एक कारण है, उपयोग करो और चीज़ों को फेंक दो यानी उपयोग एवं फेंको पद्धति यानी यूज़ एंड थ्रो का जो कल्चर है ये भी है। तो कुल मिला के इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो 81 का ऑप्शन क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। तो ऑप्शन नंबर तो जो क्वेश्चन नंबर 82 है
तो ये क्या कह रहा है कि स्वचालित वाहनों द्वारा उत्सर्जन धुआं यानी कि द इमिशन फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स मेनली कंटेन, तो यानी कि स्वचालित जो वाहन होते हैं जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, तो इनके अंदर जो धुआं होता है वो मुख्यतः क्या होता है, तो यानी वो जो धुआं है वो किसका बना हुआ होता है। तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या डी उपयुक्त सभी। तो ये जो धुआं होता है तो ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का ये बना हुआ होता है। तो मोटरसाइकिल में जो धुआं आपने देखा होगा तो ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की ये गैस होती है। 83 निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल बिल लागू हुआ। तो नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल बिल वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1992, 2002, 2012 या 2021। तो ये जो बिल है तो कौन सा राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल बिल 1992 में ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए 83 का जो ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति, और ये जो वन नीति आई थी 1988 के अनुसार वन क्षेत्र होना चाहिए, यानी कि जो जितनी ज़मीन है भारत में उस पे जो पेड़ है यानी कि जो वन है वो कितने % होने चाहिए। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 53। तो जो वन होने चाहिए ज़मीन पे वो होने चाहिए 33%। तो राष्ट्रीय वन नीति के तहत जो वन का क्षेत्र होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 33। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित किस देश की सबसे ज़्यादा मानव जनसंख्या है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यानी किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो रूस, चीन, भारत और भूटान। तो आप सभी को पता है चाइना की जो जनसंख्या है यानी चीन की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण पर जनसंख्या विस्फोट का निम्न असर हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन ऑन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन या बोथ ABC। तो पर्यावरण पर जो जनसंख्या विस्फोट का जो असर हुआ है तो इसके अंदर तो वनों की कटाई भी हुई जब जनसंख्या विस्फोट हुई, जब जनसंख्या ज़्यादा हुई तो वनों की कटाई भी हुई और जैव विविधता का ह्रास भी हुआ। तो कुल मिला के इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वॉज लॉन्च इन। तो भारत में राष्ट्रीय परिवार उत्थान कार्यक्रम है जो किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2001 या ऑप्शन डी 2021। तो इसका मैंने काफ़ी ज़्यादा गूगल किया उसके अलावा, तो इसका जो आंसर मिला वो मिला मुझे 1952। अब 1952 हमारा ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो 1951 में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय परिवार उत्थान जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से किस एक बीमारी का कारण जल प्रदूषण नहीं है। ऑप्शन ए पीलिया, बी हैजा, सी पेचिस या डी कोरोना। तो आप सभी को पता है कि जो कोरोना की जो बीमारी है वो उसका जो कारण है वो जल प्रदूषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 88 का ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी। 89 प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण है चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा, चक्रवात आपदा, भोपाल गैस त्रासदी या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण है तो प्राकृतिक आपदा हम कहते हैं जो अपने आप आए। तो जो चक्रवात है
आपने देखा होगा जो साइक्लोन है ये अपने आप आते हैं, तो ये एक प्राकृतिक आपदा का एक उदाहरण हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 89, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चक्रवात आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, ब्रुटलैंड रिपोर्ट इज कंसर्न्ड विद। तो जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए एयर पोल्यूशन, बी सॉइल प्रदूषण, सी सस्टेन डेवलपमेंट, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये वायु प्रदूषण से भी संबंधित है, मृदा प्रदूषण से भी संबंधित है, और ये सतत विकास। तो कुल मिला के इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं 91, झूम है एक अर्धशुष्क पौधा, एक लुप्त प्राणी, एक खेती करने का तरीका, या सभी। तो जो झूम नामक है, तो जो झूम क्या होता है? एक खेती करने का एक तरीका है। तो झूम क्या है? अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन, यानी एक खेती करने का तरीका है, यानी खेती करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92, जल संरक्षण के लिए सबसे आर्थिक तरीका है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज। तो नदियों को जोड़ना यानी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, या नन। तो जो जल संरक्षण का सबसे जो आर्थिक तरीका है वो है कि वर्षा जल को हम एकत्रित करें, वर्षा जल को क्या करें? एकत्रित करें। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 93, सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? मैदानों पे, पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, या तटीय क्षेत्रों में। तो आप सभी को पता है कि जो सीढ़ीदार खेती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र अपने यहाँ कहाँ हो गया? उत्तराखंड हो गया, और तुम्हारा जो है इधर हिमाचल प्रदेश। तो इन जगहों पे, और एक जो नेपाल देश है वो पूरा ही पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो जो सीढ़ीदार खेती है कहाँ पे की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। 93 के बाद क्वेश्चन नंबर 94, भारत में ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। भारत में क्या कह रहा है? ठंडा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान नहीं, ठंडा रेगिस्तान। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लद्दाख, या कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि जो रेगिस्तान है थार, या ये कहें गर्म रेगिस्तान, तो पाया जाता है राजस्थान के अंदर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया ठंडा रेगिस्तान, तो ठंडा रेगिस्तान हम बोलते हैं लद्दाख को। ठीक है, तो लद्दाख के अंदर ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार का वियना वैश्विक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो वियना वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ये जो सम्मेलन हुआ था, या ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी? 1983, या 1993, या 2003, या 2013। तो ये जो वियना का जो सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1993 के अंदर, यानी 1993। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो क्वेश्चन कह रहा है कि द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ऑन। तो भारत के अंदर ये मानवाधिकार का आयोग है जो कब गठन हुआ? तो ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 1993 को, 10 अक्टूबर 2010 को, या 16 दिसंबर 1993 को। तो क्वेश्चन नंबर 96 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कैलकाटा, ऑप्शन सी भोपाल, या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर है। अगला क्वेश्चन
काजीरंगा अभ्यारण्य है, तो काजीरंगा सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, तो ये सभी को पता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या दिल्ली। तो जो काजीरंगा जो अभ्यारण्य है, जो काजीरंगा जो सेंचुरी है, तो ये आपकी कहाँ पे है? असम में। और ये किस लिए फेमस है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एक सींग वाला जो गैंडा होता है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए ये क्या है? फेमस है। गैंडा आप सभी ने देखा होगा, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा फेमस है। पारितंत्र के कौन से घटक होते हैं? अजैविक कारक, जैविक कारक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 99 इसका जो ऑप्शन जाएगा वो सी, यानी जैविक कारक और अजैविक दोनों ही ये क्या होते हैं? घटक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, पुनैन की दवा प्राप्त होती है, तो पुनैन की दवा कहाँ से प्राप्त होती है? नीम के पेड़ से, सिनकोना के पेड़ से, यूकेलिप्टस के पेड़ से, या उपयुक्त सभी। तो जो कुनैन की जो दवा है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर इसके लिए राइट आंसर रहेगा बी, सिनकोना के पेड़ से हमें कुनैन की दवा प्राप्त होती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक जितने भी प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्न हमने कर दिए हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वाली वीडियो नहीं दी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस एक बार देख सकते हैं। तो कुल मिला के 2 वीडियो के अंदर मैंने आपके जो क्वेश्चन हैं, यानी 1 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन आपका पेपर हुआ था ये 20 तारीख को, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस पर लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। और जितने भी बच्चे जो इनका 4 जून को पेपर है वो एक बार इन क्वेश्चनों को पढ़ के ज़रूर जाएं, काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।